Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes। बेटा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द शॉर्ट ट्रिक्स दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक है हमारा कि कैसे अगर हमें कोई एलिमेंट दे रखा हो, कोई कंपाउंड दे रखा हो, है ना, तो कंपाउंड में से हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड की निकाल सकते हैं। तो आज मैं उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। टॉपिक है हमारा हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बेटा ये सारा कुछ आज आपने डिस्कस करना है विद वन ट्रिक। ठीक है कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, अगर आपने उस कंपाउंड की ज्योमेट्री बतानी हो, उसकी शेप बतानी हो, है ना, स्ट्रक्चर में शेप लिखोगे आप, या फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो, उसमें कितने लोन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, अगर आपने कुछ भी ऐसा बताना हो तो आप एक ट्रिक के जरिए बता सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कि कैसे आप बता सकते हो। बेटा अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है CH4, मान लो ये आपको कंपाउंड दे दिया, इस कंपाउंड में आपको बताना हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसके लोन पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो आप कैसे बताओगे? देखो बेटा आपने क्या करना होता है, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमेशा किसकी निकलती है? कंपाउंड में से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकलती किसकी है? वो निकलती है सेंट्रल एटम की। किसकी निकलती है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को आप जनरली ऐसा बोल देते हो कि जो लेसर इन नंबर होता है किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, जो लेसर इन नंबर होता है किसी भी कंपाउंड में, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा निकलती है। जैसे लेसर इन नंबर का मान लो जैसे CH4 है, यहाँ पे C1 है और H4 है, तो नेचुरली जो सेंट्रल एटम है वो क्या होगा? कार्बन होगा। और ये वाले जो ज्यादा नंबर में होते हैं, जो मोर नंबर में होते हैं, उनको बोला जाता है बेटा साइड एटम्स। उनको क्या बोला जाता है? साइड एटम। सो दिस इज साइड एटम। और बेटा ये है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकलती है बेटा? सेंट्रल एटम की। और अब हमने लिखना है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है हमारे पास कार्बन। तो बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और बेटा इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेटा अगर आप इसके ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से निकालोगे तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है जो इसके आउटर मोस्ट शेल में है। अगर आप मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से निकालोगे तो भी बेटा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटर मोस्ट शेल में। ये रहे, ये देखो, ये सेकंड शेल इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसमें टोटल देखो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, आपका आंसर 4 ही आएगा। तो आपने क्या करना है, कार्बन के जस्ट सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में जो शेल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी, वो लिख लेने हैं 4। लिख लिया आप सबने? अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो साइड एटम, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है साइड एटम, हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4। तो 4 हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो आपके पास यहाँ पे टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन अ कंपाउंड। जो भी आपको कंपाउंड दिया होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में सबके इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो वो लिख दो 8 आ गए। जैसे इसके टोटल कितने आ गए? 8 आ गए। इसमें 4 कार्बन के थे और 4 ही हाइड्रोजन के आ गए, तो टोटल 8 हाइड्रोजन हमारे पास आ गए। अब क्या करना है आपने, 8 आ गए। अब एक चीज, एक ट्रिक आप याद रखो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ट्रिक क्या है बेटा? आपको याद रखना है कि कभी भी
किसी भी आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास 1 to 8, 1 से लेके 8 तक, तो आपने उनको डिवाइड करना है 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करना है? उससे हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगी। ठीक है, अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 9 से लेके 56 तक इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 9 से लेके 56 तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आपने उसको डिवाइड करना है बेटा 8 से, उससे भी आपकी हाइब्रिडेशन निकल जाएगी। अगर आपके पास 56 से प्लस आ रहे हैं, 56 प्लस आ रहे हैं, जितने भी आए, ठीक है, और बेटा आपने वहां पे उसको डिवाइड करना है 18 से। तो ये है हमारी ट्रिक बेटा। तो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप कोई सा भी जो कंपाउंड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसके लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सारा कुछ निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। अब देखो हमारे पास ये वाला कंपाउंड था, इसमें कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, और कंपाउंड के हमने क्या निकाल लिए, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन निकाल लिए 8। अब देखो 8 आ गए, ये रहा 8। अब इसको डिवाइड कितने से करेंगे बेटा? 2 से करेंगे। जब हमने 8 को 2 से डिवाइड किया बेटा, हमारे पास आ गई वैल्यू 4, हमारे पास वैल्यू 4 आ गई। अगर हमारे पास वैल्यू 4 आ गई तो 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब ये हुआ बेटा कि जो कार्बन है जब वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये देखो, ये कार्बन है, जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि कार्बन के कितने ऑर्बिटल जो साइड एटम्स है उसके साथ मिलके बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, कार्बन के कितने ऑर्बिटल साइड एटम या हाइड्रोजन के साथ कौन से ऑर्बिटल मिलके बॉन्ड बनाएंगे? तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड बनाएंगे। वो कौन कौन से होंगे? अगर तो बेटा वैल्यू आती है 2, तो 2 के लिए तो होते हैं एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल। अगर वैल्यू आती है 3 तो एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल। अगर वैल्यू आती है 4 तो यहाँ पे 4 आई है, तो इसका मतलब हो गया एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल। तो बेटा यहाँ पे जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी CH4 में, वो आएगी बेटा sp3, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 4 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। आप सबको क्लियर हो गया? ये बेटा हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। अब हमने निकालना है कि इसमें कितने लोन पेयर्स होंगे, CH4 के केस में कितने लोन पेयर्स होंगे। तो बेटा लोन पेयर निकालने के लिए अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। लोन पेयर निकालने के लिए आप ट्रिक कौन सी याद रखोगे? जो मैं अभी आपको लिखाऊंगा। ठीक है, देखो बेटा, ये हमारा जो नंबर आया था ये वाला, ठीक है, ये हमारा जो नंबर आया था, ठीक है, ये वाले नंबर यहां पे लिख लो। ठीक है, माइनस, ठीक है, जो साइड एटम, ये वाले साइड एटम, ये साइड एटम इसमें से माइनस कर दो। कितनी वैल्यू आई? 0। कितनी वैल्यू आई? 0। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिएंट वैल्यू। इसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं? कोशिएंट वैल्यू। तो लोन पेयर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? कोशिएंट वैल्यू माइनस साइड एटम्स। कोशिएंट वैल्यू माइनस साइड एटम्स। समझ आ गई? तो कोशिएंट वैल्यू हमारे पास 4 आई थी और उसमें से हमने साइड एटम माइनस कर दिए, तो हमारे पास इस कंपाउंड में बेटा लोन पेयर कितने आएंगे? 0 आएंगे। लोन पेयर कितने आएंगे? 0 आएंगे। और बॉन्ड पेयर अगर आपने निकालने हो, बॉन्ड पेयर आपने निकालने हो, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड एटम्स अटैच्ड। नंबर ऑफ साइड एटम्स अटैच्ड। ठीक है बेटा, देखो जितने नंबर ऑफ साइड एटम्स अटैच्ड होंगे उतने बॉन्ड पेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 4 साइड एटम्स अटैच्ड हैं, तो देखो इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4। ठीक है, उतने नंबर बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4। और लोन पेयर यहाँ पे कितने आ गए? 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या निकाला? देखो हाइब्रिडेशन निकाल ली sp3, लोन पेयर्स निकाल लिए 0, बॉन्ड पेयर निकाल लिए आपने, नंबर ऑफ साइड एटम कितने अटैच्ड हैं उसके अकॉर्डिंग। अब आपने इसकी शेप एंड ज्योमेट्री बतानी है। यहाँ पे आप इसको कर लो शेप, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जब भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो बेटा ज्योमेट्री होती है हमारी, जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये वाली होती है, और इसकी जो शेप होगी, इसकी जो शेप होगी वो देखो ऐसी होगी। यहां सेंटर में कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और कई बार इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल के केस में।
टेट्राहेड्रल के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, तो बेटा वो होता है 109 डिग्री 45 मिनट्स, 109 डिग्री 45 मिनट्स, ये बेटा बॉन्ड एंगल होता है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। बेटा ये तो है बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाई है, ठीक है। मेनली दिक्कत कहाँ पे आती है, मेनली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब किसी कंपाउंड में हमें कोई लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, जब किसी में हमें लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, या किसी कंपाउंड में हमें कोई चार्ज दे रखा हो, जैसे लाइक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे निकालते हो, मेन ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है वहां पे काम आती है, जहां पे आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब कई बार ना बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, उसको तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, नो डाउट डायरेक्ट भी निकल जाती है। कई बच्चे इसको ऐसे भी निकालते हैं, जैसे CH4 है, ठीक है, इसमें वो इसके साइड एटम देख लेते हैं 4, साइड एटम 4 है तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, बिल्कुल सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो। बेटा ये जो साइड एटम देखने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये कहां पे चलता है, ये चलता है जहां पे कोई लोन पेयर ना हो, जहां पे कोई लोन पेयर ना हो। अगर कहीं पे लोन पेयर नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, साइड एटम देख लो, जैसे 4 लगे हुए हैं तो वहां पे आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, जहां पे देखो sp3 आ गई, ठीक है। अब अगर कहीं पे भी लोन पेयर आ गया, कहीं पे भी लोन पेयर आ गया, तो आप साइड एटम देख के सीधा जो है हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल और बताता हूं, देखो इसकी जो सेकंड एग्जांपल मैं अभी आपको करवा रहा हूं वो है बेटा H2O, वो है H2O। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेसर इन नंबर होगा मोस्टली उसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल एटम बोला जाता है। अब देखो इन दोनों में से सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो आप सबको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और इसके आउटर मोस्ट में शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हो गए हमारे पास टोटल 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, outermost shell of a compound। ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि जब भी 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में तो उसको डिवाइड कितने से करना है, 2 से। तो आंसर आ गया यहाँ पे 4 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे। वो कौन कौन से होंगे, एक s का होगा और 3 p के होंगे। तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो आ गई हमारे पास वो क्या आएगी, sp3 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास आएगी यहाँ पे बेटा वो क्या आएगी, sp3 आएगी। ओके, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसकी अब निकालेंगे लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकाले जाते हैं बेटा, जितनी कोशिएंट वैल्यू होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कोशिएंट वैल्यू माइनस साइड एटम्स। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी किसके लिए, लोन पेयर निकालने के लिए। बेटा कोशिएंट वैल्यू हमारे पास 4 आई है और यहाँ पे साइड एटम्स कितने हैं, ये वाले साइड एटम होंगे ना जो ज्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। कोशिएंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 माइनस ये साइड एटम्स कितने हैं यहाँ पे 2। तो बेटा हमारे पास जो LP की वैल्यू आ गई, LP का मतलब लोन पेयर, वो आएंगे यहाँ पे 2। हमारे पास लोन पेयर कितने आएंगे 2। और मैंने बॉन्ड पेयर के लिए आपको क्या बताया था कि बॉन्ड पेयर कैसे निकालने हैं। बॉन्ड पेयर बेटा हम निकालते होते हैं कि जितने नंबर ऑफ साइड एटम्स अटैच्ड होंगे, कितने नंबर ऑफ साइड एटम अटैच्ड। देखो बेटा साइड एटम 2 अटैच्ड है ना, तो देखो बॉन्ड पेयर भी कितने आ गए 2 आ गए। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड पेयर्स आ गए और 2 लोन पेयर्स आ गए, तो 4 वैल्यू है, 4 में से 2 लोन पेयर आ गए और 2 बॉन्ड पेयर आ गए। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसकी शेप क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा। देखो इसकी जो ज्योमेट्री है ना, इसकी जो ज्योमेट्री है बेटा वैसे तो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। क्यों टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बिकॉज इसकी देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है sp3। sp3 के केस में मैंने आपको बोला हुआ है कि उसकी ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल। sp3 के केस में मैंने आपको उसकी ज्योमेट्री क्या बोली हुई है कि जब भी कभी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री आती है वो क्या आती है, हमेशा टेट्राहेड्रल आती है। बट जो इसकी शेप होगी बेटा, जो इसकी शेप होगी इस कंपाउंड की वो क्या हो जाएगी,
वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम में O आ गया, ठीक है। आपने पता क्या करना होता है, टेट्राहेड्रल की शेप क्या होती है, देखो टेट्राहेड्रल की शेप लाइक कुछ ऐसे होती है, ऐसे टेट्राहेड्रल की शेप होती है, उसमें 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी भी कंपाउंड की शेप बनानी है, पहले उसकी ज्योमेट्री चेक करो। देखो पहले हम उसका कोशिएंट चेक करेंगे, 4 आ गया तो sp3 आ गई। sp3 के केस में शेप कौन सी बनेगी, हमेशा टेट्राहेड्रल। पहले ऐसे 4 बॉन्ड बना लो। अब उसमें से देखो कि बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। अब देखो इसमें बेटा 2 तो लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। पहले तो जो 2 बॉन्ड पेयर है उसको ऐसे लगा दो, ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए हाइड्रोजन के। और ये वाले जो 2 बॉन्ड हैं इनको बस आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको ऐसे करके ये ऐसे लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो, और ऐसे इसको भी ऐसे लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो। तो ये देखो इसकी शेप जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। अगर मैं इसको सही तरीके से बनाता हूँ, सही प्रॉपर वे से बनाता हूँ, तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी। इसको बोलते हैं बेटा वी शेप, इसको बोला जाता है वी शेप और वेंट शेप, ठीक है। इस तरह से बेटा आप इसकी क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा हो। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। अब एक और कंपाउंड डिस्कस करते हैं, एक और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे, कितने लोन पेयर्स होंगे कंपाउंड में। तो चलिए बात करते हैं। कंपाउंड है बेटा हमारे पास XeF2, कंपाउंड है हमारे पास XeF2। आपको पता है जो ज़ीनॉन होती है वो होती है नोबल गैस, और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं हीलियम को छोड़ के, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, ठीक है। और जो बेटा फ्लोरीन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, इसके आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। तो ये फ्लोरीन है कितने, 2, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए बेटा, 7 × 2 टोटल हो गए 14 हो गए। सबको क्लियर हो गई ये बात, जीनॉन के 8 हो गए और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 14 हो गए। तो बेटा यहाँ पे देखो टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये हो गए 14 + 8 कितने हो गए, 22 हो गए बेटा, ये हो गए 22। अब आपने क्या करना है, अब जो आपकी जो वैल्यू है ये आ रही है 9 to 56 के बीच में। जब भी वैल्यू 9 to 56 के बीच में आती है तो डिवाइड बाय कितना करना होता है, हमने 8 करना होता है, 8 से डिवाइड करना होता है। तो इस वैल्यू को बेटा हम 8 से डिवाइड करेंगे। जब आप इस वैल्यू को 8 से डिवाइड करोगे ना तो आपका देखो क्या आएगा, 2 पे गया, यहाँ पे 16 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 6। बेटा जितना भी रिमाइंडर बचता होता है उसको हमेशा 2 से डिवाइड करो, जितना भी रिमाइंडर बचेगा आगे उसको 2 से डिवाइड करना है, सभी ने ये याद रखना है। तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे तो हमारा क्रॉस आ गया प्रॉपर, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इनको दोनों को प्लस कर दो, ये जो कोशिएंट की वैल्यू हमारे पास है ये इन दोनों को प्लस कर दो। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। 5 का मतलब हो गया बेटा sp3d। देखो एक s का 3 p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा, किसका, जीनॉन का, बिकॉज जीनॉन इज अ सेंट्रल एटम और ये वाले जो हैं ये है साइड एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई जीनॉन की वो आ गई sp3d। ओके बेटा, अब हमने क्या करना है, इसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालने हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद हमने निकालने हैं LP, LP का मतलब लोन पेयर्स। तो बेटा जब आप इसमें लोन पेयर निकालने की कोशिश करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोशिएंट वैल्यू माइनस साइड एटम्स, कोशिएंट वैल्यू माइनस साइड एटम्स। तो बेटा हमारे पास कोशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ चुकी है, और जो साइड एटम्स हैं वो देखो कितने लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास LP की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, मतलब लोन पेयर इसमें हमारे पास कितने आएंगे, 3 आएंगे, लोन पेयर्स कितने आएंगे, 3। और बेटा यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर आएंगे, बॉन्ड पेयर हमारे पास वो कितने आएंगे, हमारे पास बॉन्ड पेयर, बेटा बॉन्ड पेयर मैंने आपको क्या बोला था, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, जितने क्या होते हैं, साइड एटम होते हैं। तो यहाँ पे साइड एटम कितने हैं बेटा, 2, तो बॉन्ड पेयर आ गए 2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल सकते हो इस मेथड के थ्रू। ऊपर चक दे, ऊपर चक दे, बस।
बेटा इस तरह से आप इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड होता है इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालने का। हाइब्रिडाइजेशन निकल गई, एलपी आ गए 3, बीपी आ गए 2। अब एक चीज नोट करो, अब बेटा इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आई है हमारे पास वो है sp3d मतलब 5। sp3d जब भी हाइब्रिडाइजेशन आती है तो उसकी स्ट्रक्चर बेटा जो ज्योमेट्री होती है बेटा ये वाली होती है, ऐसे करके। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऐसे करके होगी। इस ज्योमेट्री का जो नेम है वो क्या होता है, इस ज्योमेट्री का जो नेम होता है बेटा वो क्या होता है, ज्योमेट्री का नेम होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। जो ज्योमेट्री आएगी हमारे पास बेटा, जो उसका नेम होगा वो होगा टीबीपी। टीबीपी की फुल फॉर्म होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो हमने क्या करना है, ये वाली जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है ऐसे होगी, पहले ये बना लेनी है। उसके बाद अब हमने इसमें असाइन करना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा, लोन पेयर कहाँ पे आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी कभी आपकी कोशेंट की वैल्यू 5 आ जाए, जैसे यहाँ पे 5 आ गई, उसकी ज्योमेट्री उसकी शेप ये वाली बननी चाहिए, ज्योमेट्री ये वाली बननी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर आपके पास एक लोन पेयर आ जाए एक, तो बेटा वो एक लोन पेयर पता है कहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे ये वाले बॉन्ड की जगह पे एक लोन पेयर रखा जाता है। अगर बेटा यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएं, 2, तो 2 कहाँ पे रखे जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। किसी ने नहीं भूलना इस बात को। अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो एक यहाँ पे रखते होते हैं, एक यहाँ पे रखते होते हैं। अगर बेटा 3 लोन पेयर आ जाएं, 3, तो 3 को कहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे 3 रखते होते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1 लोन पेयर आ जाए तो यहाँ पे, अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो यहाँ पे, इन दोनों पे, ठीक है। अगर 3 आ जाए तो एक यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे रखते हैं। अब हमने देखना है यहाँ पे देखो कितने लोन पेयर्स हैं, 3। तो 3 लोन पेयर्स को हम कहाँ पे रखेंगे, देखो बेटा एक हम रखेंगे यहाँ पे, ये वाला लोन पेयर हो गया, दूसरा लोन पेयर ये वाला हो गया, और तीसरा जो हमारा लोन पेयर है वो ये वाला हो गया। ये 3 लोन पेयर हो गए, और यहाँ पे हमारा एफ आ गया, यहाँ पे हमारा एफ आ गया, और यहाँ पे एक्स आ गया। तो बेटा ये वाली हमारी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो XeF2 की स्ट्रक्चर है, और शेप है। और इसको क्या बोला जाता है, लीनियर शेप भी बोला जाता है। इसको कौन सी बोला जाता है, लीनियर शेप बोला जाता है। सबको क्लियर हो गया, इसको बोला जाता है लीनियर शेप। अच्छा, इसमें ना एक रूल आया था कि जब भी आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जब भी आपके पास सेंट्रल एटम के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसको हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रखा जाता है, उसको हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रखा जाता है। तो ये वाले हमारे एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, और ये वाले बेटा हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने क्या रखने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सियल पोजीशन में हमने क्या रखना होता है, अपने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखना होता है। तो बेटा इस तरह से आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में कोई दिक्कत है, ठीक है, या आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिएगा कि मुझे इस कंपाउंड की जो हाइब्रिडेशन है मेरे से नहीं निकल रही, तो मैं आपको आंसर उसका डेफिनेटली दूंगा। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।